हाँ चालू कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस a new chapter, hydrogen and its compounds. बेसिकली कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट के नाम से एक अलग ही चैप्टर बन गया बिकॉज ये इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। चाहे आप हाइड्रोकार्बन को उठा लो, चाहे आप वाटर को उठा लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अलग से डिस्कस करने का एक और रीजन भी है बिकॉज हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसलिए ना, मतलब जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, इनका तो अलग अलग ग्रुप है एक तरह से, है ना। उनको हम फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में डिस्कस कर लिए, है ना। और हेलोजन को हम हेलोजन वाले ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होता, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होता। इसीलिए हम हाइड्रोजन को एक तरह से अलग से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान देना और जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप नोट्स और एनसीईआरटी से पढ़ो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा occurrence ऑफ हाइड्रोजन। occurrence ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन की occurrence कहाँ पे होती है, मिलता कहाँ पे, इसकी हम बात करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो अर्थ क्रस्ट की बात करूं मैं, अर्थ क्रस्ट पे आप एलिमेंट्स की अबंडेंस देखोगे तो बताओ अर्थ क्रस्ट पे सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? कौन सा एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। यही बोल रहे हैं, नाइट्रोजन। मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट का मतलब समझ गए ना आप? अर्थ का जो अंदर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर वाला जो पार्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, अरे हाइड्रोजन पढ़ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है हाइड्रोजन होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन आता है, फिर आता है सिलिकॉन, और फिर एल्यूमिनियम आता है। हाइड्रोजन की तो रैंक बहुत नीचे होती है, कोई 8-10 नंबर पे होती है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे। तो देखो, अब अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसमें तो हाइड्रोजन है वो कोई 8 या 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। बट मैं यूनिवर्स की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स जिसमें मैं सन की बात करूं, स्टार की बात करूं, ठीक है, इनकी बात करूं, तो वहां पे हाइड्रोजन होता है, वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन is the most abundant element. Hydrogen is the most abundant element in the universe. तो देखो, क्या रीजन है कि अर्थ क्रस्ट पे हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, बताओ इतने अच्छे से। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, ये बताओ। बहुत कम अट्रैक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा यूनिवर्स में रहता है, अर्थ क्रस्ट पे नहीं आता। मतलब यूनिवर्स वाला हाइड्रोजन नीचे नहीं आ सकता। क्या रीजन है बताओ, आइडिया लगाओ। अब ठीक आ रही है आदित्य पिक्चर क्वालिटी?
अरे आपने एक पत्थर को उछालोगे वो तो नीचे आ जाएगा, बट हाइड्रोजन नहीं आता है ना, हाइड्रोजन है उसको आपका जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इतना क्यों? बिकॉज बिकॉज इसका मास क्या होता है, लेस होता है ना, बिकॉज लो मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन है उसका सबसे कम मोलर मास होता है ना, 1 ग्राम होता है। यदि मैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम की बात करूं तो उनका 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, मोलर मास सबसे कम होता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है, 1 नंबर पे आता है, तो उसका मोलर मास क्या होता है, बहुत कम होता है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, कब ज्यादा होगा, जब मास की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कब ज्यादा होगा, जब मास की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो यूनिवर्स में तो मोस्ट अबंडेंट है, बट अर्थ क्रस्ट में नहीं है। अर्थ क्रस्ट में क्या है, आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था, मैं बात करूं हाइड्रोजन की अबंडेंस की, हाइड्रोजन की अकरेंस की, तो हाइड्रोजन है वो यूनिवर्स में सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इतने लाइट एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। ये सब नॉलेज के लिए है। ठीक है, इससे नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बता रहा हूँ आपको, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो देखो हाइड्रोजन मिलता किस किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में। एक होती है कंबाइंड फॉर्म, एक होती है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली रहे, मतलब हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन की फॉर्म में रहे। कंबाइंड फॉर्म का मतलब जैसे वाटर की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म का मतलब वाटर की फॉर्म में हो गया। ठीक है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जितने भी हाइड्रोकार्बन ले लो, जो मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो नेचर में कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अमोनिया गैस ले लो, अमोनिया में भी क्या है आपका, हाइड्रोजन है। ठीक है, कोई भी एसिड उठा लो, HCl, H2SO4, सब में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की occurrence की ये बात है। ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है इसमें। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में इतना वाटर तो, अरे भाई अर्थ क्रस्ट में वाटर है बट ऑक्सीजन भी था ना उसके साथ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन 32 ग्राम है, वहीं आपका H2 उसके सामने 2 ग्राम है, तो 2 और 32 का रेशियो कहाँ पे है, बहुत कम है। और अर्थ क्रस्ट में ओनली वाटर भी थोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं अर्थ क्रस्ट में, सिलिका भी है, SiO2 भी है ना। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर है ना वाटर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारी और भी चीजें होती है ना। यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, सन है वहाँ पे हाइड्रोजन से एनर्जी बनती है, वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, फ्री फॉर्म के एग्जांपल, अरे फ्री फॉर्म का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन खुद फ्रीली रहो। जैसे मान लो एयर में होती है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है ना, फ्री होती है वो, बिल्कुल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, है ना, वो बाकी के साथ मिक्स मिक्स तो होती है बट फ्री होती है ना। हाइड्रोजन फ्री कम होता है ना, फ्री बहुत बहुत कम होता है। मतलब फ्री फॉर्म का मतलब है खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, है ना। समझ गए, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की फ्री फॉर्म कौन सा है, जब अकेला मैग्नीशियम निकल आए कहीं से। और मैग्नीशियम का जो कंबाइंड फॉर्म क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में रहे, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में रहे, है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड की फॉर्म में रहे, है ना, तो उसकी कंबाइंड फॉर्म होती है। किसी दूसरे साथ एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर जो फॉर्म होती है वो कंबाइंड फॉर्म होती है। यदि अकेला रहता हो वो होती है उसकी फ्री फॉर्म। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो मेनली किसमें रहता है, कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करूं मैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, सो टेल मी, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहां पे होती है, कौन बताएगा, बताओ क्या आंसर आएगा, है क्या बात है, एस ब्लॉक में होता है, शाबाश वेरी गुड, एस ब्लॉक में होता है हाइड्रोजन, है एटॉमिक नंबर 1 होते तो बस। देखो एक्चुअली में हाइड्रोजन की पोजीशन है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक्चुअली में हाइड्रोजन की पोजीशन किसी ग्रुप में नहीं होती, हाइड्रोजन किसी ग्रुप का नहीं होता,
हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का नहीं होता। इसका क्या रीजन है, देखते हैं क्या रीजन है ना, देख लेते हैं अभी, है ना। क्या रीजन है कि हाइड्रोजन को है ना मतलब एक अलग से रखा गया है ना। और कई देखो कई कई जो पीरियोडिक टेबल होती है वहां पे हाइड्रोजन ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, बट है ना उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। अरे पीरियोडिक टेबल में होता तो है, बट होने से क्या हो गया, ठीक है, कई जगह ना अलग से रखा होता है, कई जगह फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की देखो हम देखते हैं कि पोजीशन फिक्स क्यों नहीं होती, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है ना, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है देखो, ध्यान दो इधर, देखते देखो। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है क्या होता है, 1s1 होता है। क्या होता है, 1s1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहता है इनमें, है ना। जल्दी में कह सकता हूँ कि ns1 होता है, ns1, ठीक है। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की वेरियस टाइप की प्रॉपर्टीज को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी 50% के लगभग तो किससे मैच होती है, फर्स्ट ग्रुप से मैच होती है। किससे मैच होती है, फर्स्ट ग्रुप से, मतलब एल्कली मेटल से मैच होती है। कुछ प्रॉपर्टी तो उसकी किससे मैच होती है, एल्कली मेटल से मैच होती है। और कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, बताओ कौन से ग्रुप से मैच होती है इसकी। एक तो एल्कली मेटल से मैच होती है ना, एक उसकी हेलोजन से भी मैच होती है, शाबाश, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, हेलोजन से भी मैच होती है, ठीक है। तो ध्यान दो, एल्कली मेटल से कैसे मैच होती है, देखो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, एल्कली मेटल की तरह कर सकता है, H+ बना सकता है ना। एल्कली मेटल भी ऐसे ही करते हैं, है ना। आपके पास सोडियम है, तो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है ना, Na+ बना सकता है। जैसा एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन का भी क्या होता है, NS1 होता है ना। वैलेंस शेल में दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकती है, हाइड्रोजन भी +1 दिखा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और देखो एल्कली मेटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आता है ना, और हाइड्रोजन में भी किस में आ रहा है, S में आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये कई बार S ब्लॉक का एलिमेंट भी मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं वैसे देखे तो, एस ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए, एस सब सेल में आए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आने से नहीं होता, कई प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हीलियम है, अब हीलियम का तो 1s2 है, उसमें तो एस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, बट उसको तो ना पी ब्लॉक में रखा गया है, मतलब वो तो नोबल गैस फैमिली में है, तो प्रॉपर्टीज है उसकी नोबल गैसेस से मैच करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों को के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, वैसे एल्कली मेटल भी क्या करती है, लॉस करती है, ठीक है। तो ये एल्कली मेटल से भी क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को एक जैसी शो कर रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ चीजें, अब हेलोजन के साथ कैसे, है ना। देखो हाइड्रोजन है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में रहता है, किस में रहता है, डाइएटॉमिक फॉर्म में। और हेलोजन भी किस फॉर्म में रहते हैं, डाइएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, है ना, आयोडीन I2, है ना। और भी देखते हैं, देखो हेलोजन क्या करते हैं, आपका जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कर लेता है, इजीली कर लेता है, और किस में चेंज हो जाता है, F- में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हीलियम 2s2 2p5, है ना। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है, नियोन का कर लेता है, नोबल गैस का कर लेता है। वैसे ही आपका जो हाइड्रोजन है, यदि वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले तो वो H- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H-, और किसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। जैसे हेलोजन -1 दिखा सकते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी -1 दिखा सकता है चार्ज, ठीक है। तो हेलोजन जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और F-, Cl-, Br- बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी कर सकता है, ठीक है। और भी बताऊं उसके बारे में, देखो जैसे हेलोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी क्या होती है, डाइएटॉमिक फॉर्म में होती है। अब और भी चीजें बताऊं, देखो हेलोजन के साथ कैसे मैच करती है। मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी हेलोजन की और हाइड्रोजन की क्या होती है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का तो साइज छोटा होता है, इसका ऐसा तो यही है, एल्कली मेटल जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होती है नहीं होती है ना, एल्कली मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका छोटा सा होता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो हेलोजन की और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट मैच होती है। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में क्या मानी जाती है, एक तरह से फिक्स नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी वो एल्कली मेटल के साथ शो करता है एक जैसी,
कुछ प्रॉपर्टी वो हेलोजन के साथ शो करता है, ठीक है। दैट्स वाई हाइड्रोजन की पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। आपके क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, ठीक है, बेक एक्सरसाइज में, ठीक है, कि रीजन बताओ कि हाइड्रोजन की पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स क्यों नहीं है, ठीक है। आपको इतने सारे रीजन आप दे सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? किसी को डाउट है? बोलो। सर जो इधर F2 वाला करवाया सर, ये वाला एक रिपीट करना। ये वाला यस सर। सर की मतलब क्लोरीन इसकी एक सर इलेक्ट्रॉन गेन, पी, जो पी वाले होते हैं उससे कैसे मैच करती है इसकी प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक वालों से? मैच फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके F नेगेटिव में चेंज हो जाता है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s to 2p5, यही होता है ना, हीलियम यस 2s सर। to 2p5। एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा तो किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? नियोन का नहीं आ जाएगा, 10 यस इलेक्ट्रॉन। सर। और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है तो H नेगेटिव में हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाता। यस सर। तो फिर हीलियम दोनों नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन का गेन करके, हेलोजन भी और हाइड्रोजन भी। ओके सर। तो इसलिए मैच करती है, दोनों नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करते हैं। एकेडमी खुल रही है क्या ट्यूसडे को? क्या कुछ सूचना आपके पास? 1 मिनट में आंसर दे दो। कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं है अभी। हाँ जी, दोबारा ज्वाइन कर दो, ठीक है, 1 मिनट में रिमूव होके। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हाइड्रोजन पढ़ते रहो आप, ठीक है। हाँ तो अभी है ना, आप बस जिन्होंने मैसेज कर दिया मैंने देख लिया सबका, ठीक है। अब आप है ना आगे देखो, देखते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, देखो चीजें वही है, मतलब सिंपल सिंपल है ना। आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबिलिटी कैसे कैसे गेन कर सकता है, ठीक है। तो मैं अगले वाला जो आपको इसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एच एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो स्टेबल कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, जैसे आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। रवनीत मेरे को कुछ नहीं पता, क्या बोल रही हो तुम? मेरे को तो कुछ नहीं लगता, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबिलिटी कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। तो देखो एक तो क्या कर सकता है बताओ, कोई भी एटम है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, मुझे ये बताओ। हाँ, लोअरिंग एनर्जी तो करता है, एनर्जी को लो कर लेता है। क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब एटम या तो क्या कर सकता है, हाँ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड किससे बनता है, या तो क्या कर सकता है देखो, कि कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, या तो क्या कर सकता है वो शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, है ना। जिस बिल्कुल है ना, हाइड्रोजन तो डुप्लेट ही कंप्लीट करेगा बिल्कुल शेयरिंग करके। या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और गेन कर सकता है, शाबाश, बिल्कुल। 3 तरीके हैं, या तो क्या कर सकता है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, या फिर वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और या फिर क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है स्टेबल होने के लिए, बाई फॉर्मिंग, बाई फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एटम है वो बाकी एटम के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और खुद के साथ भी बना सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे, ठीक है। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, कम ही होता है ना। एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन खुद के साथ बना सकता है H2, है ना, HH सिंगल बॉन्ड। मीथेन के साथ बना, मतलब कार्बन के साथ बना के क्या बना सकता है, CH4 बना लिया, है ना। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड ही तो बनाया ना, सीधी सीधी बात है। देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हुई है, आप देख सकते हो, है ना। मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है ना। तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है ना। एक तो खुद के पास होता है
एक इधर से शेयर कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके पास, है ना, उसको हम डुप्लेट के नाम से जानते हैं ना। हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं सकता, डुप्लेट ही होगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और कार्बन का क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिल्कुल। तो हाइड्रोजन है वो स्टेबिलिटी के लिए एक तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, खुद से बना सकता है, खुद के साथ बना सकता है, और दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी और चीज, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाई लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसमें चेंज हो जाएगा ये, H+ में चेंज हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस में चेंज होता है वो, H+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो H+ को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, इसमें एक प्रोटॉन ही होता है ना, ये सबसे छोटा प्रोटॉन होता है ना, एक प्रोटॉन होता है H+ में, ठीक है। तो H+ को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो H+ है वो हाइड्रोजन वैसे ही छोटा है, हाइड्रोजन तो वैसे ही छोटा, आपको पता है, इसमें एक ही सेल होता है, ऊपर से एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो और छोटा हो गया, ठीक है। बताओ इसके छोटा होने के कारण कौन सी चीज बढ़ जाएगी, यदि कैटायन का साइज छोटा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, कई बार 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 बोलता हूँ, कैटायन का साइज, कैटायन का साइज, कौन सा रूल की बात करते हैं जब कैटायन का साइज छोटा होता है तो, फजान्स रूल, मतलब पोलराइजेशन, ठीक है, शाबाश। यदि कैटायन छोटा हो जाता है तो उसमें कौन सी पावर बढ़ जाती है, उसमें पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, वो अकेला नहीं रहता कभी भी, ठीक है, वो दूसरों के साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है। जैसे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, देखा आपने ना, मतलब एक गिलास लिया पानी का, ठीक है, वाटर लिया ना, उसमें आपने ना थोड़ा सा एसिड मिला दिया, क्या मिला दिया, एसिड, HCl मिला दिया, है ना, ये एसिड है। अब देखो होता क्या है, एसिड वाटर में जाके क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है ना। HCl को आप जैसे भी पानी में डालोगे, है ना, HCl को जैसे ही इन वाटर में डालोगे, वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। H+ एक्वस में प्लस Cl माइनस एक्वस में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है ना। अब आपने देखो 10th क्लास में कई बार पढ़ा होगा ऐसी चीज, है ना। इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ये चीज देखो ध्यान से देखो इसको, H+ एक्वस, H+ एक्वल को और क्या लिख सकते हैं बताओ, H+ एक्वस का मतलब क्या है, H+ प्लस वाटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग में H+ के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, 0 0, कुछ नहीं है इसके पास। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है। तो वो कौन से एसिड की कौन सी बेस की तरह काम करता है, ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह कर सकता है, ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है ना, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसके पास लोन पेयर हो। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, H+, एज ए लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एज ए लुईस एसिड की तरह, ठीक है। तो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसा आपने मॉलिक्यूल बार बार देखा होगा, बार बार देखा है, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार देखा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन का क्या मतलब है, जो आपका H+ होता है ना, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, एक तरह से बढ़ जाती है, वो अकेला नहीं रहना चाहता, ठीक है। फिर वो कंबाइन फॉर्म, इसकी कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका H+ है वो कभी भी ऐसे अकेला नहीं रहता ना, वो वाटर के साथ कंबाइन होता है एक प्लस में, और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। कई बार है ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि आपका H+ है वो वाटर में कौन सी फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखाता हूँ, H+ H2O का होलन, देखना ध्यान से, H+ H2O का होलन। अरे भाई पॉजिटिव आएगा ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आएगा, साइन जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो वो एक पॉजिटिव तो आएगा है ना इसके ऊपर। मतलब इसको मैं ऐसे बना दूं या कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं तो एक ही तो बात है, ये पॉजिटिव तो रहेगा ना इसके ऊपर। इसको इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगा फिर, तो ये बोलता है इसको ऐसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दूं इसको, इलेक्ट्रॉन का तो कमी तो है ही ना H+ के पास, H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, दिए किसने, ऑक्सीजन नहीं तो दिए, तो ऐसा थोड़ी है, मतलब चार्ज तो रहेगा ही इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज थोड़ी खत्म हो जाएगा।
तो कई बार ऐसे भी आ सकता है कि H+ है वो एक्वस में किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में भी रह सकता है। देखो H+ H2 का होल n है ना, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 है ना, ऐसे करते करते आगे तक हो सकती है। बताओ n की वैल्यू 1 रखूंगा तो बताओ क्या बनेगा, H+ H2 का होल n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा आयन बनेगा, अभी भी मैंने बताया आपको हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखो 1 पुट करते हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। 2 पुट करेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 पुट करते ही हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, फिर इस फॉर्म की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ना ऐसे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं H+ है ना। ऐसे होता क्या है, मतलब ये हाइड्रोनियम आयन के साथ बाकी वाटर मॉलिक्यूल क्या रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, चेन बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब आगे हाइड्रोनियम आयन के साथ भी क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरह भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्म ध्यान रखो, ठीक है। H+ वाटर में कौन सी फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, बिल्कुल H+ H2 का होल है। तो देखो थर्ड तरीका जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, बाई गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। फिर आपके पास हाइड्रोजन H है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो क्या बनाता है, H- आयन बनाता है। क्या बना लेता है, H- आयन बन जाएगा, ठीक है, मतलब एनायन बन जाएगा। बताओ हाइड्रोजन है वो H- की फॉर्म में कौन से कंपाउंड में रहता है, को बता सकते हो ऐसा कंपाउंड, मतलब आपने H+ तो देख लिया कहाँ कहाँ रहता है, HCl में रहता है ना, HBr में रहता है, H- कहाँ पे रहता है, H- की फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसा कोई एग्जांपल। मैंने आपको ना 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है ना, एस ब्लॉक में पढ़ाया था, क्या चीज पढ़ाया था आपको मैंने, हाइड्राइड्स पढ़ाए थे, है ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स पढ़ाए थे, ठीक है। बताओ हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, जैसे मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूं, है ना, पोटेशियम हाइड्राइड की बात करूं, बताओ हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, भूल रहे हो आप, है ना, देखो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे कितना होता है, अरे भाई अल्कली मेटल पे तो +1 ही होता है ना, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा -1, पोटेशियम पे कितना होता है +1, हाइड्रोजन पे कितना होगा -1, ठीक है। तो जो मेटल हाइड्राइड होते हैं, स्पेशली कौन से हाइड्राइड, एस ब्लॉक के हाइड्राइड, कौन से हाइड्राइड, एस ब्लॉक के हाइड्राइड, मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो हाइड्राइड्स होते हैं, है ना, उनमें हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है -1 होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। कुछ हाइड्राइड्स कोवलेंट भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम का, उनकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाई है। बाकी के जो एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन है वो -1 फॉर्म में रहता है, मतलब मेटल तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है इनमें, लॉस करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, गेन करता है। मतलब बनता कैसे है, सोडियम है वो आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, लॉस कर देता है ना, और जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो H- बन जाता है, फिर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम है वो 3 तरीकों से, 3 मेथड से अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन से सिंपल चैप्टर आपको ना पूरी केमिस्ट्री में भी नहीं मिलेगा, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन से सिंपल, मतलब इसमें ना एक्स्ट्रा चीजें बाहर की ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ती, है ना, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर होता है, इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं है, बिल्कुल। आप खुद भी पढ़ोगे ना एक बार तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना, केमिकल बॉन्डिंग का लिटिल बिट, ठीक है, जिससे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे, एक एक चीज को। बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, हाँ 3 टाइप के आइसोटॉप होते हैं गुणवीर, कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट प्रोटियम, क्या होता है, एक तो होता है प्रोटियम, है ना, एक होता है ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है कौन सा, ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना। प्रोटियम को कैसे हम, मतलब सिंबल क्या होता है इसका, H11, ठीक है। ड्यूटेरियम का क्या होता है, D12, है ना। ट्रीटियम का क्या होता है, T13। कई बार है ना, D12 की जगह ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो भी गलती नहीं है यहाँ पे, H12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी की जगह H भी लिख सकते हो, बट इनका ध्यान रखना, आपको नीचे 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा। बताओ ये जो नीचे वाला 1 है, ये किसके बारे में बता रहा है, बताओ। नीचे जो 1 लिखा है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, वो किसके बारे में बताता है, शाबाश, किसके बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। एटॉमिक नंबर का मतलब, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब किसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बाद क्या होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जितने भी आइसोटॉप्स है उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या है, सेम है ना, बट डिफरेंट क्या चीज है, डिफरेंट क्या चीज है, मास नंबर डिफरेंट है। क्या चीज है, मास नंबर अलग अलग है ना। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेज, है ना, एक एक एलिमेंट के वो सब्सटेंसेज जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, है ना, छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ। बताओ प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्रीटियम में प्रोटॉन तो 1 1 है, सब जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर देखे तो प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रीटियम का 3 है। बताओ न्यूट्रॉन्स कितने हैं प्रोटियम में, प्रोटियम में आपको न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछे तो कितना आंसर आएगा, बताओ, आंसर दो अपना अपना। बहुत अच्छे, कही है ना, 2 4 1, पागल हो गए हो तुम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन है, देखो ये ना एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने छोटी सी चीज है, इतना तो पढ़ाई होगा, मतलब बेसिक चीज। किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स जेड ए, ठीक है। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ए होता है किसके बारे में, इक्वल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ए किसके बराबर होता है, मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब निकाल लो, बिल्कुल, तो आप चेक करो, है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, मतलब मास नंबर कितना है 1, और प्रोटॉन भी कितने हैं 1, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाँ, एच में। ड्यूटेरियम में कितने हो जाएंगे बताओ, ड्यूटेरियम में 1 हो जाएंगे ना, 2 - 1। ट्रीटियम में कितने हो जाएंगे, 3 - 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा इनके न्यूट्रॉन्स के बारे में, है ना, इनके एटॉमिक मास 1 2 3 है, ठीक है। अब देखो प्रोटियम आपका होता है ना, ये नॉर्मल हाइड्रोजन होता है। कौन सा हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मीन्स यही अपने नेचर में होता है सबसे ज्यादा, नेचर में प्रोटियम ही होता है। आप जिस हाइड्रोजन की बात कर रहे हो ना H2 की, वो प्रोटियम ही होता है। मैं ड्यूटेरियम कौन सा होता है, ये हेवी हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, हेवी हाइड्रोजन, मतलब भारी होता है थोड़ा ना, इसका मास ज्यादा होता है, ठीक है। और ट्रीटियम को हम रेडियो एक्टिव के नाम से जानते हैं, मतलब ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब जिनसे रेडिएशन निकलती है। वीडियो रुक रहेगा, चलो मैं इस तरह से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। टेबल में देख लो आप इनके बारे में। प्रोटियम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन होता है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, जिसका हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद वो आधा ही रह जाएगा, है, आधा चला जाता है इसका, है ना, डिकम्पोज होता है। मतलब रेडियो एक्टिव क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, बिल्कुल डिके होता रहता है इसका बार 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 बार, ठीक है, बिल्कुल। वीडियो क्लियर नहीं है, हाँ आदित्य, वीडियो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, काफी लोगों के पास क्लियर आ रही है, बट किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा आपका अब तक नहीं पूछ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, नेटवर्क। तो बस देख लो इसको आप, मतलब मेरी आवाज सुन लो, उससे भी काम चल जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को हम, प्रोटियम को H11, ड्यूटेरियम को D12, ट्रिटियम को T13। न्यूट्रॉन्स 0 1 2, एटॉमिक मास 1 2 3। उसके बाद अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस का मतलब नेचर में किसका कितना परसेंट होता है। यदि मैं 100 के हिसाब से बात करूं, मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं, तो प्रोटियम 99.98% होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है।
ड्यूटेरियम 0.16% होता है, और ट्रिटियम तो बहुत बहुत कम होता है, 10⁻⁻15% होता है। ठीक है, तो ये इनकी अकरेंस है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे आपका जो हाइड्रोजन है उसमें कौन होता है मेनली, उसमें आपका प्रोटियम होता है। उसमें कौन होता है? प्रोटियम। आपका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अकरेंस का मतलब परसेंटेज, कितना प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो तेरे को कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन मान लो 12 और कार्बन 14 है। ठीक है, तो कार्बन 12 है का परसेंटेज है जैसे 70%, कार्बन 14 है 30%। ठीक है, अकरेंस का मतलब कितना परसेंटेज है। मतलब एक आपने ना मोल कंसेप्ट में चीज पढ़ी होगी, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, है ना? क्लियर? क्या आप क्या पूछ रहे हो? नोट क्लियर है? अकरेंस का मतलब कितना एग्जिस्ट करता है नेचर में। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है, कुछ वीडियो में कुछ दिक्कत नहीं आ रही ना। तो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन 99.98% होता है, ड्यूटेरियम 0.16% होता है, और ट्रिटियम 10⁻⁻15% होता है। अब आ रही है क्लियर वीडियो? बताओ। नेहा रानी, देखो अब हम देखो इनकी तो बात कर ली हमने, अब इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं ना। S2D2T2 है ना, किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, पहले चीज तो बताओ, मुझे बताओ, यदि आपने एक कंटेनर में हाइड्रोजन को लिया है, एक कंटेनर में D2 को लिया है, एक में T2 को लिया है, ठीक है, साइज सिमिलर है कंटेनर की, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट किसकी होगी? सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन होगा? मैंने आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाया था। सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन होगा S2D2T2 में से? S2 होगा। क्यों? बिकॉज गलत बोल रहे हो, T2 नहीं होगा। जिसका मोलर मास जितना कम होता है, जितना वो हल्का होगा, उसका डिफ्यूजन का रेट भी उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो क्या होता है? हल्का होता है ना, जितना लाइट होगा उतना ही डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है। मैंने बताया था ना, रेट होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट की, है ना, ऐसा पढ़ाया था आपने। ठीक है, तो S2D2T2 differ with respect to their properties like rate of diffusion, melting point, boiling point, density और बहुत सारी अदर प्रॉपर्टी है जो इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो T2 की होती है ना, ये है ना बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है, टी के बीच में ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा T2 की होती है, फिर D2 की होती है, और सबसे जो वीक बॉन्ड होता है वो H2 का होता है। मतलब HS बॉन्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा वीक होता है। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए आपका हाइड्रोजन है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, बिकॉज उसका HS बॉन्ड है वो इजीली टूट सकता है और टूट के दूसरों के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2 की, फिर D2 की, फिर क्या होगी? T2 की होगी। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज सब कुछ सेम है इनमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 1 1 है, बट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने के कारण इनका जो मास नंबर वो भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, उसी मास नंबर के डिफरेंस के कारण अलग अलग आइसोटोप की क्या होती है? अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। इस चीज को हम आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब इनके मासेस के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें डिफरेंस आ जाता है, इसको हम आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था S2D2 और T2 के बारे में, है ना। इनके आइसोटोप्स को हमने फिनिश कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, अब उस हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि उसकी कौन कौन सी फॉर्म रहती है। ठीक है, तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म रहती है। ठीक है, तो मैं ना आपको 3 4 फॉर्म पढ़ाऊंगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे है ना एनसीईआरटी में नहीं है, ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा में है, बट इससे ना कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप ना अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एक एक फॉर्म की बात कर रहे हैं।
फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन की, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो। एक्टिव का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, बिल्कुल, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, देख लो इधर। एक्टिव हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है? कब से क्लियर नहीं? हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लो, अनमोल, प्रीत कौर, मनवीर कौर, तुम भी दोबारा ज्वाइन कर लो। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ तुमको, 1 मिनट बाद में स्टार्ट करते हैं, क्या पता कुछ सही हो जाए। मतलब हाइड्रोजन को आप है ना खुद से ही पढ़ोगे ना नोट से या एनसीईआरटी, जो भी आप खुद को अपने आप ही समझ में आ जाएगी, यदि थोड़ी बहुत आप समझ लोगे ना, वो डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है, इजी है। तो देखो एक्टिव हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या नाम होता है? साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, है ना। ये क्या चीज होती है, इसमें ना टेम्परेचर और प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेंटेन कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसमें टेम्परेचर क्या कर सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में जब भी आप मोलिकुलर हाइड्रोजन पास करोगे, H2 को पास करोगे, ठीक है, जैसे ही पास करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है ना, ये H में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब एटॉमिक फॉर्म में चली जाती है ना, टूट जाता है इसका बॉन्ड, इसमें चली जाती है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। बट जैसे ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और भी कंबाइन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। देखो कैसे होती है, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी मेटल के साथ आपको H को ऐड करना है ना, और आप किसी मेटल के साथ H2 को ऐड करना है, बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, H करेगी या H2 करेगी? आपको क्या लगता है कौन करेगी? मतलब H2 को रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। यदि H2 रिएक्ट करेगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब तक आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेती है, क्या कर लेती है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेती है, बिकॉज उसका बॉन्ड ब्रेक करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उस पे से हम क्या करते हैं, मोलिकुलर हाइड्रोजन को डालते हैं, फिर उसका बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन या रिएक्टिव हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है ना, ये बिल्कुल 0.3 सेकंड के लिए रहती है, फिर है ना ये वापस H2 में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज करना होता है, ठीक है। मतलब इसको हम सेकंड्स में यूज करना पड़ता है ना, इसको जैसे ही आई रिएक्ट करा दो, ठीक है, इसमें आपका डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये दोबारा उस फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरी और हाइड्रोजन की फॉर्म है ना, उसकी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन देखो, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। देखो वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपको नॉलेज के लिए और है ना एग्जाम में आ सकता है चांसेस आने के लिए, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोनों है क्या चीज, ध्यान से देखना। जैसे मान लो इसका मैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करूं, ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है मान लो, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही मॉलिक्यूल बना देते हैं एक बार, ठीक है। दोनों का दिखने में एक जैसी होती है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, होता क्या है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन तो दिखा लेते चलो, इसमें इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक चीज का डिफरेंस होता है, जो न्यूक्लियस का स्पिन होता है ना, जो न्यूक्लियस का जो स्पिन होता है ना, न्यूक्लियस अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो स्पिन करती है ना, बस उसका डिफरेंस होता है। इसमें दोनों न्यूक्लियस का जो स्पिन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है ना, एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है।
है ना। तो दोनों का जो न्यूक्लियस का जो डिफरेंस है ना, न्यूक्लियर स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में होता है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, एक इस तरह से होता है क्लॉक, तो दूसरा एंटी क्लॉक होता है ना। उसमें न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो इनका अपोजिट डायरेक्शन होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसी चीज के कारण इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के स्पिन आइसोमर भी बोलते हैं, है ना। स्पिन न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, मतलब सब कुछ चीजें सेम है इनकी, है ना, बस स्पिन अलग अलग है, ठीक है। इसलिए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एक दूसरे के न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी होते हैं, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, बट न्यूक्लियस का स्पिन ही डिफरेंट है, उनको हम न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर स्पिन के कारण कुछ प्रॉपर्टी है उनकी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है उनके लिए बात कर लेते हैं। देखो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देता हूँ मैं, देखो सबसे लो टेम्परेचर पर, है ना, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे आपका कौन सा हाइड्रोजन होता है, वेरी लो टेम्परेचर पे आपका पैरा हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, पैरा फॉर्म होती है, बिल्कुल, है ना। माइनस में, है ना, माइनस मतलब -25 हो गया, है ना, तो वहां पे आपकी पैरा फॉर्म सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपकी ऑर्थो फॉर्म क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म होती है, हाई टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म होती है, ऑर्थोफॉर्म होती है। कौन सी होती है, ऑर्थोफॉर्म। यदि मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, तो रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो होती है कितनी, 75% होती है, और पैरा कितनी होती है, 25% होती है। मतलब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में फर्क क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन का है। जैसे जैसे टेम्परेचर की कंडीशन चेंज होती रहती है, ऑर्थो पैरा में बदल जाती है और पैरा ऑर्थो में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना, उसके साथ आपका न्यूक्लियस का स्पिन होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस का स्पिन है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट होता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्थो की होती है ना। ऑर्थो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है ना। लो टेम्परेचर हमारे जनरली होता नहीं है ना। तो हम नॉर्मली तो हाई टेम्परेचर की बात करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। उसका परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, 75% होता है रूम टेम्परेचर पे। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्थो की होती है, पैरा की क्या होती है, लेस होती है। कंडक्टिविटी ऑर्थो की ज्यादा होती है, पैरा की क्या होती है, कम होती है। ऑर्थो हाइड्रोजन है वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, पैरा हाइड्रोजन वेरी लो टेम्परेचर पे रहता है। रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो 75% होता है, पैरा रूम टेम्परेचर पे 25% होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ऑर्थो का ज्यादा होता है और पैरा का कम होता है ना। इसमें दोनों स्पिन एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, स्पिन प्लस हाफ 1 हो जाता है, ठीक है। इसमें दोनों अपोजिट होने के कारण इनके स्पिन क्या हो जाते हैं, एज ए न्यूक्लियस के कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑर्थो का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। आप लो टेम्परेचर रखोगे तो पैरा ज्यादा रहेगा, आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो ऑर्थो ज्यादा रहेगा। रूम टेम्परेचर रहेगा तो ऑर्थो 75% रहेगा और पैरा 25% रहेगा, ठीक है। बस इनके बारे में आपको इतना ही सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन का, बाकी चीजें आप भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एक और हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसका नाम होता है नसेंट हाइड्रोजन। क्या होता है, नसेंट हाइड्रोजन। नाम सुना है नसेंट का मतलब क्या होता है, नसेंट ऑक्सीजन, नसेंट हाइड्रोजन, नाम सुना है कभी। नसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, देखो नसेंट का मतलब होता है न्यू, क्या होता है, न्यूली बोर्न हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब नसेंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जब भी आप हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हो किसी भी मेथड के टाइम पे, और जो हाइड्रोजन बनती है, जो ताजा ताजा बनती है, जो फ्रेश फ्रेश बनती है, ठीक है, उसी को हम नसेंट हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी मोलिकुलर हाइड्रोजन से क्या होती है, जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो नसेंट हाइड्रोजन क्या है, जैसे नसेंट ऑक्सीजन होती है वैसे नसेंट हाइड्रोजन होती है ना। तो ये क्या करती है, रिड्यूसिंग, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है नसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो नसेंट हाइड्रोजन का मतलब, जैसे मान लो आपने एक 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आपने मेटल के अंदर क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, ठीक है, तो क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है वो, है ना। वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है ना।
वो हाइड्रोजन आप उसको जितनी जल्दी यूज कर सको ना, तो उसको हम नसेंट हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ठीक है। यदि वो थोड़ी पुरानी हो जाएगी फिर हम उसको नसेंट हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, ठीक है। नसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जो किसी टाइम टी पे मतलब जो नई नई बनती है ना, एकदम फ्रेश, जैसे जिंक प्लस H2SO4 है ना, तो ZnSO4 प्लस H2। जनरली नेसेंट हाइड्रोजन को ना कई बुक्स में ऐसे भी दिखाया जाता है, जैसे बड़ा ब्रैकेट दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब दोनों ही सही है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे 2H लिख दिया जाता है इस तरह से ना, नेसेंट को दिखाने के लिए H ऐसे दिखा दिया जाता है, H नेसेंट, ठीक है। कई बार है ना H2 भी लिखा होता है ना, कई बार ऐसे दो इस फॉर्म में लिखा दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों में कोई जरा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेसेंट हाइड्रोजन का बस इतना ही मतलब समझो, है ना, जो बिल्कुल फ्रेश होती हो, ठीक है। सबसे ज्यादा जैसे रिएक्टिविटी की बात करें, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, है ना, जल्दी कॉम्बिनेशन की, तो सबसे ज्यादा फास्ट होती है रिएक्टिव हाइड्रोजन, जो पहले वाली हमने बनाई थी ना साइलेंट वाली, सबसे फास्ट वो रिएक्ट करती है। फिर करती है आपकी नेसेंट, और सबसे कम रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। कौन सी? मॉलिक्यूलर, है ना, जो डायटोमिक फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन होगा। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो होता है रिएक्टिव या एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट, फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये सब चीजें हमने एनसीईआरटी की कुछ चीजें आज पढ़ी है ना। अब हम कल क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे ना, मेथड्स टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में हम कैसे बनाते हैं, लार्ज स्केल पे हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को, ठीक है। तब तक आप एक बार ये रिवाइज कर लेना नोट्स ऊपर ऊपर से, ठीक है। और तो रिवाइज तो करके आना, अदरवाइज तो कल कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और नोट्स में भेजता हूँ अभी, आप बाकी ध्यान रखिए। ओके, बाय।